दिल्ली शहर में एक विनीता नामक बिस्किट बेचने वाली रहती है जिसके हाथ के बनाए बिस्कुट के सभी दीवाने रहते हैं। विनीता जी, आपकी दुकान पर मिलने वाले सारे किस्म के बिस्किट बहुत अच्छे होते हैं। मुझे वह संतरा वाले और वह चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्कुट दे दो। अरे वह क्या कमाल के बिस्किट है। इतने स्वादिष्ट बिस्किट कहीं भी नहीं मिल सकते। आपके हाथों में कमाल का जादू है विनीता जी। आपके हाथों के बिस्किट बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए मैं ढेर सारे बिस्किट ले जाऊंगा। विनीता शहर में अकेले ही रहती थी। उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उसकी बिस्कुट की शॉप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी शॉप में सिलेंडर लीक के कारण शॉप में आग लग गई। उसकी शॉप कुछ देर में जलकर राख हो जाती है। खुदकिस्मती से विनीता को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे समय वह शॉप पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी सारी खून पसीने की मेहनत जल के राख हो गई थी। उसका रो रो के बुरा हाल था। विनीता के पैसे दुकान में ही थे जो कि जल के राख हो गए थे। विनीता ने अपने कुछ दोस्तों से मदद भी है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता है। हालात बुरे होते जा रहे हैं। शहर में रहना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले हालात बद से बदतर हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं अपने गांव जाऊंगी। वहाँ पर मेरे माँ बाबा का छोटा सा घर है जो उन्होंने बनवाया था। अब मैं वो उसी में रहूंगी। बचे खूचे पैसे से विनीता गांव के लिए रवाना हो जाती है। गांव में अपने घर में रहती है जो कि बहुत छोटा होता है। पड़ोस की कोमल काकी, जो विनीता की मां की सहेली होती है, वह विनीता को देख के उसके पास आती है। विनीता रो रो के सब बताती है। हे राम, तेरे साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू चिंता मत कर। मुश्किल हालात में हार मत मान। सिर्फ तेरी दुकान जली है, तेरे हाथ की बिस्कुट बनाने की कला तो तेरे पास है। अगर शहर में तेरी दुकान जल गई तो गांव में नई शुरुआत कर सकती है। लाडो, हाँ मेरी बच्ची, वैसे भी गांव में बिस्किट नहीं मिलते। उसे लेने के लिए लोग शहरी इलाकों के बाजार में जाते हैं। तू गांव में इतने अच्छे बिस्कुट बनाकर बेचेगी तो सभी तेरे पास ही बिस्कुट लेने आएंगे। तू गांव में ही अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा काकी, लेकिन मेरे पास बिस्कुट बनाने का सामान खरीदने और ठेला लगाने के लिए पैसे नहीं है। सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अरे मैं हूं ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। हाँ, तुम मुझे बाद में वापस कर देना बिटिया, लेकिन फिलहाल तुम्हें पैसों की जरूरत है। ये ले बिटिया, जा सारा सामान खरीद के लेकर आ। धन्यवाद काकी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। विनीता सारा सामान खरीद लाती है और गांव में ही अपना बिस्किट का ठेला लगाती है। वाह बिस्किट, वह भी हमारे गांव में। अब तो हमारे मजे मजे हैं। दीदी, मुझे वह वाले बिस्कुट दे दो। सभी बच्चों को विनीता के बिस्किट बहुत पसंद आते हैं। विनीता की एक हफ्ते में ही बहुत तरक्की हो जाती है। उसे देख कोमल भी बहुत खुश होती है। शाबाश विनीता बिटिया, मुझे पता था कि तू अपनी कला से जरूर आगे जाएगी। अभी तो बस शुरुआत है। धन्यवाद कोमल काकी, अगर आप मुझे प्रोत्साहित नहीं करती तो मेरी मदद नहीं करती तो ये सब नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका ही है। ये लीजिए, आपके लिए मैंने शुगर फ्री बिस्कुट बनाए हैं। ना बाबा ना मैं ना खाने वाली बिस्किट, मुझे तो डॉक्टर बाबू ने मना किया है मीठा खाने से, वरना मैं तो सबसे पहले तेरे हाथ के बने बिस्कुट खाती। घबराए मत काकी, ये शुगर फ्री बिस्कुट है, यानी इनमें मिठास तो है, लेकिन चीनी नहीं। चीनी के बिना भी इनका स्वाद कायम रहता है। ये सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं होगी। क्या बात है, ऐसे भी बिस्किट बनाती हैं तू? अरे वाह, तो फिर तो ढेरों खाऊंगी। शुक्रिया शुक्रिया विनीता बिटिया।
कोई बात नहीं, और ये रहे आपके पैसे। अरे ये तो बाद में दे देती, इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी। नहीं काकी, बाद में मेरे पास खर्च हो जाएंगे। विनीता की उन्नति के कारण गांव के मोहन नमकीन वाले के पास कोई नहीं जाता, जिस कारण वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कल की आए उस विनीता बिस्कुट वाली के कारण मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। कल तक जो बच्चे पाठशाला से छूटते ही सबसे पहले मेरी दुकान पर नमकीन खाने आते थे, आज उस मनुष्य बिस्कुट वाली के पास जा रहे हैं। हाँ, सब उस बिस्किट वाली के कारण हो रहा है। मुझे अपने रास्ते से उसे हटाना ही होगा, हाँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन अब रात में विनीता पर नजर रखता है। वो विनीता के घर का पता लगा लेता है। वो उसके घर जाता है। विनीता उसे अचानक अपने घर में देख के घबरा जाती है। पागल वागल हो गए हो क्या? इतनी रात में कोई किसी के दरवाजे के पास भूतों की तरह खड़ा होता है? क्या काम है? चलो निकलो यहाँ से। निकलेगी तो तू, वो भी इस गांव से। अबे ओ लंगूर, तू क्या बात कर रहा है? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहजे में मुझसे बात करने की? एक थप्पड़ लगाऊंगी तो बावड़ी में गिर जाएगा। अबे चुप, विनीता बिस्कुट वाली बहुत पैसे छाप लिए इस गांव में आकर, अब तुझे और नोट नहीं छापने दूंगा। तेरे बिस्किट ठेले के कारण मेरी नमकीन के ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। तेरे कारण मुझे कितना नुकसान हो रहा है, इसकी खबर भी है तुझे। लोगों को जो पसंद आएगा वह तो वही खरीदेंगे ना। अगर तुम्हें अपनी नमकीन बेचनी है तो कुछ ऐसा करो कि ग्राहक तुम्हारे पास आए। ऐसे मुझसे जलने से कुछ नहीं होगा। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। मैं गांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे गुस्से से और तुम्हारी घटिया बातों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। मोहन गुस्से में वहां पर पड़ा पत्थर उठाकर विनीता का सर फोड़ देता है और विनीता वहीं पर मर जाती है। ये देख मोहन बहुत डर जाता है और मोहन विनीता की क्लास को ठिकाने लगा देता है और वह रात भर सो नहीं पाता है। मुझे बस विनीता को गांव से भगाना था, मारना नहीं था। कहते हैं कि ऐसे लोग मरने के बाद भी वापस आते हैं, और गांव में अब सब क्या सोचेंगे? वह कहाँ गई है? अचानक से नहीं नहीं, ये बात पुलिस के हाथों में जाए उससे पहले मुझे कुछ करना होगा, जिससे विनीता की मौत का इल्जाम किसी पर न जाए और शक ना हो। मोहन अब एक चिट्ठी लिखता है और विनीता के घर रख देता है। अगली सुबह कोमल विनीता के घर जाती है तो वह चिट्ठी पढ़ के उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, विनीता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो इतनी खुश थी, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अरे मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। कोमल बहुत रोती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। मोहन अब तांत्रिक के पास जाता है। बाबा बाबा, कैसे भी करके उस विनीता को इंसानी लोक में मत आने दो, उसे चुड़ैल लोक में ही रहने दो। अब रात में उसे मरे 24 घंटे हो जाएंगे, तभी वह चुड़ैल बनकर हमें मारने आएगी, क्योंकि हमने ही उसका खून किया है। ये लोग बाबा पैसे रख लो, लेकिन मेरा काम को कर दो। ठीक है बेटा, निश्चित रहो, वह बिस्किट बेचने वाली चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आएगी। मोहन अब वहां से चला जाता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन अगली सुबह जब मोहन घर से बाहर निकलता है तब वहां पर विनीता का बिस्किट का ठेला देख हैरान हो जाता है। सभी गांव वाले और कोमल भी विनीता को देख हैरान हो जाती है। तभी विनीता अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तभी वहां पर तांत्रिक बाबा भी वहां पर आ जाते हैं। मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इस मूर्ख मोहन की सच्चाई बतानी है। मैं खुदकुशी नहीं की है, मुझे मारा गया है। चुड़ैल विनीता उसे रात हुई सब बात बताती है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। गांव के सामने विनीता मोहन को मार देती है।
गांव वालों में चुड़ैल हूँ, उसके बाद भी आप सबके बच्चों को आप सबको बिस्कुट बनाकर खिलाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे? गांव के लोग एक रहस्यमयी पूर्णिमा की कहानी सुनाते हैं। ये आत्मा उस आदमी की है जिसने अन्याय सहा था। उसकी पत्नी को झूठे आरोपों में फंसा के मारा गया था। तब से अपनी आत्मा को शांति देने के लिए पूर्णिमा को लौटता है। गांव के लोग उसे डरते हैं और उसे भूत मानते हैं, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई नहीं जानता है। लेकिन इस बार एक युवक कमल उसकी कहानी सुन के उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। क्या तुमने सुना पूर्णिमा आ रही है? हाँ, फिर से वो आत्मा लौटेगी। मैं उसकी कहानी सुन चुका हूँ, मैं उसे शांत करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है वह अपना दर्द साझा करना चाहती है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मैं कोशिश करूँगा, मुझे उसे समझाने का मौका चाहिए। पूर्णिमा की रात आ गई। कमल अपने दोस्तों को एकत्रित करके एक योजना बनाता है। सभी मिलकर उस स्थान पर जाएंगे जहां आत्मा प्रकट होती है। सभी डरे होते हैं, लेकिन कमल ने उन्हें संतोष दिलाया। वहां ताजगी लाने के लिए मिठाई और फूल साथ में ले लेते हैं ताकि आत्मा को उनकी नियत का एहसास हो सके। रात गहराने लगी तो सन्नाटा छा गया। कमल ने अपनी टीम को समझाया कि यह उनकी जिम्मेदारी है। क्या वो उस आत्मा का सामना कर पाएंगे और उसे शांति दिला पाएंगे? कमल, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह शांत होगी? अगर वह गुस्से में है तो हमें भागना पड़ सकता है। हम पहले उसकी कहानी सुनेंगे, फिर हम उसकी मदद करेंगे। क्या तुम्हें सच में उम्मीद है? हमें प्रयास करना चाहिए, और अगर हम सफल होंगे तो गांव को शांति मिलेगी। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमें चलना चाहिए उस स्थान पर। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, कमल और उसके दोस्त उस स्थान पर पहुंचे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और भूत प्रकट हुआ। उसके आंखों में आंसू थे और वो गुस्से में था। कमल ने आगे बढ़ के कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आत्मा ने चेतावनी दी कि कोई भी उसे समझ नहीं सकता है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सबको डरा रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे तंग करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। किसने कहा कि मैं मदद का मोहताज हूँ? हम जानते हैं कि आपको न्याय नहीं मिला है। हमने आपकी कहानी सुनी है और हम सच जानना चाहते हैं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी को झूठे आरोप में फंसाया गया और मारा गया था। वह बताती रही और उसकी बातों में गुस्सा और निराशा दोनों थी। कमल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा केवल बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वह न्याय भी चाहती है। उसकी कहानी सुन के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कमल और उसके दोस्त उसे न्याय दिला पाएंगे? क्या आत्मा अपने अतीत को भूल पाएगी? मेरी पत्नी को झूठे आरोपों में मारा गया था। क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी को किसने फंसाया था? गांव के मुखिया ने उसे फंसाया है। क्या तो आप बदला लेना चाहते हो? मेरा बदला अधूरा है। हम आपकी मदद करेंगे, हाँ, अब और आपको दुख नहीं होने दूंगा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हमें मिलकर मुखिया का सामना करना होगा। मैं एक बार और अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आत्मा की कहानी सुन के कमल और उसके दोस्त फैसला किया कि उन्हें मुखिया का सामना करना होगा। वह योजना बनाने लगे कि कैसे मुखिया को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए। इसी बीच आत्मा ने विश्वास दिलाया कि वह उन्हें के साथ रहेगी। हमें मुखिया के पास जाना होगा। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो?
हमारे पास आत्मा का साथ है, हमें योजना बनानी होगी। मुखिया को सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। अरे फिर वो हम पर हमला करेगा तो? कमल और उसके दोस्तों ने मुखिया के घर का रास्ता तय किया। तब आत्मा ने उनका उत्साह बढ़ाया। जब उन्होंने मुखिया का दरवाजा खटखटाया तो मुखिया का चेहरा घबराए गया। कमल ने बिना समय गवाए सच्चाई बताने का फैसला किया। मुखिया ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन कमल ने अपने इरादे को मजबूत किया। यह एक निर्णायक क्षण था। मुखिया जी, हमें आपसे बात करनी है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हमें आपके बारे में सच्चाई बतानी है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम अपनी गलती भी मानोगे और स्वीकार भी करोगे। हाँ, मैं किसी से भी नहीं डरता। आत्मा आपके सामने है, आपकी नींद अब नहीं टूटेगी। मैं तुम सबको देख लूंगा। मुखिया के गुस्से में और आत्मा के बदले में एक दिलचस्प मोड़ ले लेता है। जैसे ही कमल ने अपनी बात समाप्त की, वैसे ही आत्मा ने बहुत भयानक रूप ले लिया हो। गुस्से में चिल्लाए और हवा में एक अजीब सी हलचल होती है। मुखिया डर गया, लेकिन वो हर करने को तैयार नहीं था। कमल और उसके दोस्त को धमकाने लगा। आत्मा ने उसे समझाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता। अब तो तुम्हें डरना चाहिए। हम तुम्हारा सामना कर रहे हैं। तुम सब बेवकूफ हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसके बाद आत्मा ने मुखिया को हवा में उल्टा लटका दिया और उसे इधर उधर पटकने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? मुझे माफ कर दो, मैं अब बदलना चाहता हूँ।